अस्सलामुअलैकुम। लास्ट 4 लेक्चर्स में जितनी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उनका मैं वेरी क्विकली जो है वो एक ओवरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले पहले इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझ कर इनकी प्रैक्टिस करके इनको अंडरस्टैंड करके तो फिर आएँ। सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपने डेस्कटॉप पे जाके एक फ़ोल्डर बनाना होता है, ठीक है, और उस फोल्डर का जो है वो आपने नाम रखना होता है अपने नाम के ऊपर, ठीक है। तो ये काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो दोबारा कर लें। सिस्टम चाहे विंडोज़ हो चाहे मैक हो, डजेंट मैटर। आपने सिंपली क्या करना है, न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और न्यू फोल्डर क्रिएट करके योर नेम लिख देना है। बेहतर प्रैक्टिस ये है कि वेब का जितना काम आप लोग करेंगे उसमें आपका जो भी फोल्डर का नाम हो, फाइल का नाम हो, उसमें स्पेस ना आए। स्पेस की जगह अंडरस्कोर डाल सकते हैं आप, उसमें कोई कैपिटल वर्ड ना हो, ठीक है, सारे स्मॉल वर्ड होने चाहिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। उसके बाद इस फोल्डर के अंदर आपने जो डेट बनाया करनी है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस दिन आप काम कर रहे हो उस वो वाली डेट डालनी है आपने, 09/06 और 2020। बस ये दो काम यहाँ पे कर लें। फिर चाहे सबलाइम ओपन कर लें, चाहे विजुअल कोड ओपन कर लें, बहुत सारी और भी कोड एडिटर्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबलाइम या विजुअल कोड से ज़्यादा बेहतर अभी तक कोई और नहीं है, इसलिए आप इन्हीं दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करें। फ़ाइल में जाके आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। फ़ाइल में जाके आप इस पर क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर पे। ओपन फोल्डर पे क्लिक करके आप डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे अपने नाम वाले फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि आपके नाम के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वहीं पर शो होते रहें। तो आज का जो हमने काम करना है वो 09/06/2020 में करना है। इसके अंदर क्या करना है, हमने एक नया फ़ोल्डर बनाना है। क्योंकि 4 लेक्चर हो गए तो अब मैं तरतीब से उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ें बताऊंगा। ये नहीं बताऊंगा कि फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, बल्कि सारी चीज़ें कवर करूंगा, लेकिन एक तरतीब से, जिस तरह प्रोफेशनल किसी प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ़ोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर का नाम रखेंगे एसेट्स, और एसेट की स्पेलिंग ASSETS होते हैं, अक्सर बच्चों ने उस दिन भी गलत लिखे हुए थे। अच्छा, एसेट्स का फ़ोल्डर हमारा बन गया। इसी तरह एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर जो हमने फ़ोल्डर बनाना है वो फ़ोल्डर हमने बनाना है, एक बनाना है हमने स्टाइल का, जिसमें हम सारी स्टाइलिंग की फाइल्स रखेंगे। और इसी तरह एसेट्स के अंदर एक और फोल्डर हमने बनाना है CSS का, इमेजेस का, ठीक है, जिसके अंदर हम इमेजेस रखेंगे। तो इमेजेस और स्टाइल ये दो फोल्डर बन गए एसेट्स में। फिर हमने 9/06/2020 के अंदर एक फ़ाइल बनानी है जिसका नाम है index.html। इसका नाम index.html क्यों है? क्योंकि ये वेबसाइट का पहला पेज होता है, और जो वेबसाइट का पहला पेज हुआ करता है वो इंडेक्स होता है। जिस तरह के बुक के पहले पेज पे इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग हुई भी होती है कि किस पेज पर कौन सी एक्सरसाइज होगी, ठीक है जी। तो ये जो हमारा स्टाइल का फ़ोल्डर है, इसके अंदर जो हमने फ़ाइल बनानी है, अच्छा, जिस फोल्डर पे फाइल बनानी है उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके या तो न्यू फाइल करते हैं, या अगर आप जो आइकन बनने में आ रहे हो तो आप उस फोल्डर पे क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक कर दें, और उसका नाम आप style.css रखेंगे। अब ये .css एक एक्सटेंशन है, ठीक है, जो कि हमारी लैंग्वेज कैस्केडिंग स्टाइल शीट की एक्सटेंशन है। और ये .css की फ़ाइल कहीं भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती, बल्कि हमारी HTML की फ़ाइल के अंदर एम्बेड होती है, लिंक होती है, ठीक है। चलें जी, इस तरह इमेजेस के अंदर हम मुख्तलिफ इमेजेस रख लेंगे। तो इंडेक्स से हम अपना कोड शुरू करते हैं। चूँकि हम HTML पढ़ रहे हैं तो HTML जो कंसिस्ट करती है लैंग्वेज, वो टैग्स के ऊपर करती है, ठीक है। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स जो है वो कोई भी नाम इन बिटवीन सेट ऑफ एंगुलर ब्रैकेट आ जाए तो वो टैग ओपन हो जाता है। जिस तरह HTML का टैग मैंने ये ओपन कर दिया, ठीक है, और साथ ही एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट / टैग का नाम एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, तो ये क्या हो गया, टैग आपका क्लोज भी हो गया, ठीक है। तो ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग। अब हमने जितना काम करना है HTML का, इस पेज का, वो इस HTML ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर करना है। अच्छा, HTML के बाद HTML की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक इंसानी जिस्म होता है, उसके अंदर सबसे पहले हेड होता है, फिर बॉडी होती है, फिर फुटर होता है। इसी तरह इस पर भी सबसे पहले हेड आएगा, ठीक है। और हेड के अंदर अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी, एक तो टाइटल पढ़ लिया था, और दूसरा हमने पढ़ लिया था कि इसके अंदर कोई फाइल लिंक कैसे करते हैं, या इसके अंदर इंटरनल स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, हम इसका रख देते हैं टाइटल, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं और बॉडी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि स्टाइलिंग जो है वो 3 तरह की होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले मैं बॉडी के अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और हेलो वर्ल्ड के अंदर मैं क्या करता हूँ,
इंटरनल इन लाइन स्टाइलिंग करके दिखाता हूँ पहले आपको, और फिर साथ ही इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल जो है वो इंटरनल का ये इन लाइन स्टाइलिंग करने लगा हूँ, फिर इंटरनल करेंगे और फिर साथ ही एक्सटर्नल, और फिर आगे जो चीज़ें मैंने पढ़ाई थी वो बताऊँगा आपको। तो बॉडी के या किसी भी टैग के अंदर जब हमने कोई मज़ीद फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है तो वो ऐड करने के लिए हम जो जिस चीज़ का सहारा लेते हैं उसको बोलते हैं किसी भी टैग का एट्रीब्यूट। अब देखिए टैग का एट्रीब्यूट है तो ज़ाहिरी बात है जहाँ पे टैग ओपन हो रहा है उसके अंदर आएगा एट्रीब्यूट जो उस टैग का है। तो अब बॉडी के टैग के अंदर मैं कुछ स्टाइलिंग करने लगा हूँ तो जो मैं एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा वो स्टाइल का एट्रीब्यूट है। स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखने का एक तरीक़ाकार है कि आप STYLE लिखते हैं इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास लिखते हैं, तो ये हो गया एट्रीब्यूट। अब पूरे जितने भी एट्रीब्यूट आप लिखेंगे किसी भी टैग के, उनका तरीका यही होगा। जिस तरह टैग का तरीका मैंने आपको बता दिया कि एंगुलर ब्रैकेट आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप टैग का नाम लिखेंगे, फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये टैग ओपन हो गया। टैग क्लोज कैसे होता है, एंगुलर ब्रैकेट ओपन फॉरवर्ड स्लैश फिर टैग का नाम फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसी तरह एट्रीब्यूट किसी भी टैग, किसी भी ओपनिंग टैग की क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट से पहले आप एक स्पेस ऐड कर देते हैं, उसके बाद आप उस एट्रीब्यूट का नाम लिख के इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास डालते हैं। हर एट्रीब्यूट की मुख्तलिफ वैल्यू होती हैं। अभी मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट डाला है तो स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यूज़ आया करती हैं। अब प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मैं कौन सा देना चाहता हूँ, इस पूरी बॉडी को ब्लैक देना चाहता हूँ। अब जब बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया है मैंने तो जाहिर बात है मेरे टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो तो नज़र नहीं आएगा। इसलिए टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए मुझे सिर्फ कलर लिखना होगा, और सिर्फ कलर मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ कलर लेट्स से ब्राउन चाहिए। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और अब हम इस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इस फाइल को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमें पता है कि हमारी फ़ाइल कहाँ क्रिएट है। हमारी फ़ाइल आपके नाम के फ़ोल्डर में, आज की डेट के फ़ोल्डर में, इंडेक्स के नाम से क्रिएट है। इस पर आप डबल क्लिक करें और यहाँ पे आप जब इसको ओपन करेंगे तो देखें बॉडी का कलर ब्लैक हो चुका और ऊपर टेक्स्ट का कलर ब्राउन हो चुका। ठीक है, फर्दर प्रोसीड करते हैं हम आगे। तो ये आपकी इन लाइन स्टाइलिंग कहलाती है। ठीक है जी, अब इन लाइन स्टाइलिंग वीडियो में चूँकि रिकॉर्ड हो चुकी है इसलिए मैं यहाँ से इसको डिलीट करने लगा हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा अब मैं आपको दोबारा वेब पेज दिखा देता हूँ। देखें ये वाइट हो चुका और इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो ब्लैक हो चुका। अच्छा, अब इन लाइन के बाद जो हम स्टाइलिंग से देखते हैं, सीखते हैं, वो इंटरनल है, और इंटरनल स्टाइलिंग हेड के अंदर होती है। ठीक है, हेड के अंदर हम स्टाइल का टैग लगाएंगे। अब पहले हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया था, अब हमने स्टाइल का टैग लगा लिया, तो इसके अंदर अब हमने स्टाइलिंग करनी है। तो इंटरनल स्टाइलिंग और एक्सटर्नल स्टाइलिंग बिल्कुल सेम है, और जो इन लाइन स्टाइलिंग है उसकी भी प्रॉपर्टीज़ और उनकी वैल्यू बिल्कुल सेम है। यानी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ तो तीनों में सेम है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इन लाइन में आप जो है वो स्टाइल के एट्रीब्यूट में लिखते हो, इंटरनल में आप स्टाइल के टैग में लिखते हो, और एक्सटर्नल में आप बिल्कुल वही CSS अलग फाइल में लिखते हो। तो अब हम क्या करने लगे हैं, बॉडी की स्टाइलिंग करने लगे हैं। तो हमें सबसे पहले तो बॉडी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि बॉडी पड़ी कहाँ है। तो बॉडी का टैग है, कोई क्लास नहीं बनाई, कोई ID नहीं बनाई ना, मैंने अभी आपको इस वीडियो में समझाई है, लेकिन बॉडी का टैग तो आपको नज़र आ रहा है ना। हम इस टैग को पकड़ लेते हैं, टैग ये जैसे ही हमने बॉडी का वर्ड लिखा टैग पकड़ा गया, और फिर हम करली ब्रैकेट का सेट डालते हैं। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिफायर लग गया जिसने क्या किया, स्टाइल के टैग की वजह से आइडेंटिफाई कर लिया कि बॉडी कहाँ पड़ी है। ठीक है, स्टाइल के टैग के अंदर ये जो बॉडी लिखा हुआ है ना, ये एक आइडेंटिफायर था जिसने इस बॉडी के टैग को ढूंढ लिया आपके पेज में से। अब इसके अंदर जो चीज़ आप लिखेंगे वो इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगी। हम लिखते हैं जी बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इस दफ़ा हम बर्ली वुड डाल देते हैं, साथ हम लिखते हैं जी कलर, और कलर हम इसमें डाल देते हैं लेट्स से ये वाला डाल देते हैं। ठीक है, और हर स्टेटमेंट एंड पे सेमीकोलन डालना ज़रूरी है। रीलोड करें, देखें नीचे इम्प्लीमेंट हो गई। ठीक हो गया, लेट्स प्रोसीड फर्दर मोर। अब इसी को हम एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। यही CSS में यहाँ से कट कर लेता हूँ, स्टाइल का टैग मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे स्टाइलिंग करने नहीं लगा। style.css के अंदर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब देखें, ये देखें style.css में मैंने सेव कर दी ना, और इंडेक्स फाइल में से डिलीट कर दी। तो अब दोबारा इंडेक्स रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि इंडेक्स हमारा ओहो इसमें दे तो दोबारा वापस चला गया। हालांकि स्टाइल के अंदर तो चीज़ मौजूद है, इसलिए कि हमने ये स्टाइल की फ़ाइल लिंक नहीं की। तो लिंकिंग जितनी होती है वो हेड में होती है। और कैसे होती है, आप सबसे पहले लिंक लिखते हैं, लिंक लिख के आप उसका रिलेशन बताते हैं। हमारे केस में जो रिलेशन है वो ये क्या है, वो स्टाइल शीट है। ठीक है, उसके बाद आप इसकी टाइप बताते हैं। हमारे केस में जो टाइप है वो टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश CSS है। उसके बाद आप इसका हैरफ यानी पाथ बताते हैं। हमारे केस में जो इसका पाथ है इसको समझ लें, पाथ समझना बड़ा ज़रूरी है। पाथ क्या है भाई, देखें
आपकी इंडेक्स की फ़ाइल ये पड़ी हुई है, नज़र आ रही है आपको जहाँ मेरा माउस मूव कर रहा है, ये इंडेक्स की फ़ाइल पड़ी है और इसके बाहर स्टाइल का फोल्डर पड़ा है। लेकिन स्टाइल का फोल्डर है किसके अंदर? एसेट्स के अंदर। इंडेक्स के बाहर एसेट्स का फोल्डर है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे एसेट्स। एसेट्स के अंदर क्या है, हम एसेट्स को ओपन कर लेते हैं, स्टाइल का फोल्डर है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे स्टाइल। स्टाइल के अंदर क्या है? स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल, ये देखें स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल, तो यहाँ पे हम स्टाइल डॉट सी एस एस लिख लेते हैं, इसको सेव करते हैं और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर लिया हमने। क्लोजिंग के दो मेथड हैं, मैंने आपको अच्छा ये जो लिंक का टैग है, देखिए मैंने आज जिस वक्त हमने ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करना शुरू की तो आपको मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग का बताया कि कोई भी टैग ओपन करते हैं साथ वही टैग क्लोज हो जाता है, ठीक है। हमने एचटीएमएल का टैग ओपन किया वो क्लोज हो गया, हेड का टैग ओपन किया वो क्लोज हो गया, हेड के अंदर हमने टाइटल का टैग ओपन किया वो क्लोज हो गया, फिर हमने बॉडी का टैग ओपन किया वो क्लोज हो गया। लेकिन देखिए लिंक का टैग मैंने ओपन किया है, क्लोज कहीं नहीं किया, तो भाई लिंक जो है वो सेल्फ ओपनिंग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है, यानी वो खुद ही ओपन होता है और उसी जगह पे क्लोज हो जाता है, अलग से क्लोज नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है कि आप लिंक की एंगुलर ब्रैकेट डाल के एंड पे या सिर्फ एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दे तब भी वो क्लोज हो जाएगा, और एंड पे अगर फॉरवर्ड स्लैश डाल के एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करें तब भी क्लोज हो जाएगा। ये दोनों मेथड है और दोनों मेथड ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ले जैसे हमने रीलोड किया हमारी स्टाइल की फाइल लिंक हो गई और जो स्टाइल हमने बॉडी के टैग को लगाया था वो स्टाइल आ गया यहाँ पे, ठीक है जी, ये स्टाइल का टैग आ गया, ठीक है जी। तो उसके बाद हम आगे फर्दर मोर चलते हैं। मैंने आपको कुछ इसके बाद क्या कर, अब स्टाइल की फाइल लिंक हो चुकी है, ठीक है। तो स्टाइल की फाइल लिंक होने के बाद मैंने आपको बताया था कि डिव्स हमारे पास होती हैं जो कि हमारे पेज में डिविजन लगा देती हैं। तो मैं सबसे पहले एक डिव क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और इसी डिव को क्लोज भी कर लेते हैं हम, ये बन गई डिव। इसके अंदर हम लिख लेते हैं डमी टेक्स्ट, ठीक है जी। डमी टेक्स्ट लिखने के बाद हम देखते हैं कि ये क्या शक्ल दिखाता है, लेकिन ये डमी टेक्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ तक। हम एक और डिव बना लेते हैं या इसी डिव को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम पेस्ट करते हैं और देखते हैं 2 लाइनें हमारे पास आ गई। अब टारगेट क्या है कि हम इसको एक लाइन पर लाना चाहते हैं। तो एक लाइन पर लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सेम क्लास दे देता हूँ। क्लास में इनको क्या देता हूँ, देखिए अगर मेरी वेबसाइट में ये एक रो है एज टू एज फ्रॉम लेफ्ट कॉर्नर टू वेरी राइट कॉर्नर, और मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक रो में 2 कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, इसका नाम रख दूँ कॉल। क्या नाम रख दूँ? कॉल, लेट्स से कॉल 2 कॉलम आने चाहिए ना, तो कॉल 2 मैं इसकी क्लास बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर क्लास बनाते हैं और इसको भी कॉल 2 नाम रख देते हैं। अब यहाँ पर ये भी समझ लें कि ये क्लास क्या है। देखिए आइडेंटिफायर हमने बनाने हैं ना, जो हमारी CSS के अंदर स्टाइलिंग को आइडेंटिफाई कर सकें। तो आइडेंटिफायर एक तो है टैग, कोई भी टैग आप पकड़ लें, उसके शुरू में कोई चीज़ ना लिखें, एंड पे कोई चीज़ ना लिखें, डायरेक्ट उसकी स्टाइलिंग करें, तो वो आइडेंटिफायर है। लेकिन अब डिव जो है वो तो हज़ारों जगहों पर हमारे पेज में लगी होगी, तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसको आइडेंटिफाई हम क्लास के थ्रू करेंगे। हमने अपनी मर्जी से क्लास बना ली। अब क्लास के साथ जो रेलिवेंट चीज़ होती है वो आईडी होती है, ठीक है। अब आईडी हमने क्यों नहीं बनाई? आईडी हमने इसलिए नहीं बनाई कि आईडी किसी एक पेज पर अगर एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए तो उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन क्लास को हम एक पेज में मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें अब कॉल 2 की मैं एक क्लास बनाऊंगा और दोनों डिव्स पर इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि एक जैसे ही तो स्टाइल मुझे दोनों डिव्स पे चाहिए, ठीक है। चले जी, और क्लास वहाँ पर लिखने का तरीका क्या है कि आप क्लास का HTML में लिखने का प्रोसीजर क्या है कि आप क्लास का एट्रीब्यूट बनाते हो। क्लास का एट्रीब्यूट बना के उसके अंदर आप क्या करते हो, क्लास का नाम लिख देते हो। एट्रीब्यूट बनाने का तरीका अब आपको पता है, बार बार मुझे रिपीट नहीं करना। क्लास इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास डाल देंगे तो एट्रीब्यूट बन जाएगा, अंदर क्लास का नाम डाल दें। अब वो जब क्लास वहाँ पे हमने डिफाइन कर दी, तो यहाँ पे क्लास कॉल कैसे करेंगे? कॉल -2, जो वहाँ पे क्लास का नाम है उसके शुरू में सिर्फ आपने डॉट डाल देना है, बस और कुछ भी नहीं, वो क्लास का नाम बन जाएगा। अब इसके अंदर हम आगे करते हैं, सबसे पहले इसको विड्थ देते हैं। विड्थ कितनी देते हैं हम इसको, हमारी पूरी स्क्रीन अगर 100% है ना, देखिए मैंने आपको यूनिट्स बताए थे पिक्सल्स में, ठीक है, कि एक स्क्रीन आपकी एज टू एज जो है वो पिक्सल्स में होती है, टॉप टू बॉटम भी पिक्सल्स में होती है। तो आप पिक्सल्स के अंदर उनको काम कर लें, पिक्सल्स में भी कर सकते हैं, परसेंट में भी कर सकते हैं। अगर पूरी आपकी वेबसाइट जो है वो 100% चौड़ी है तो उसके अंदर आप परसेंटेज में भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको लिमिटेड कर दें, हम सबसे पहले अपनी बॉडी को विड्थ दे दें, कितनी, हम 1350 पिक्सल अपनी बॉडी को विड्थ दे देते हैं।
तो अब देखिए कई बच्चों के लैपटॉप छोटे होंगे, वो 1350 देंगे तो उनको एज टू एज नज़र आएगी, तो आप उस सूरत में कम कर लें, 900 कर लें। अब मेरी स्क्रीन जो है वो 1980 पिक्सल 1980 पिक्सल वाइड है, इसलिए 1350 इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेगा। मैंने विड्थ दे दी 1350 पिक्सल, साथ में इसको बॉर्डर भी लगा देता हूँ 1 पिक्सल। पिक्सल का यूनिट क्यों? क्योंकि आपकी स्क्रीन जो होती है वो पिक्सल्स में होती है, ठीक है। उसके अंदर एक डॉट एक पिक्सल होता है, और 1980 पिक्सल अगर ये चौड़ी है तो 1980 डॉट्स इसके लगे हुए हैं लेफ्ट टू राइट, और 1080 पिक्सल अगर इसकी हाइट है तो टॉप टू बॉटम 1080 डॉट्स लगे हुए हैं। तो हम चूँकि विड्थ दे रहे हैं, हमने 1350 दे दी, बॉर्डर हमें 1 पिक्सल सॉलिड, और बॉर्डर का जो कलर है वो हम देख लेते हैं कि बॉर्डर का कलर हम क्या दे सकते हैं। बॉर्डर का कलर हम यहाँ पे दे देते हैं #FFF दे देते हैं, ठीक है। वाइट कलर दे देते हैं, FFF लिखें या 6 टाइम F लिखें, वाइट कलर ही बना करता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आई। देखें आपका वाइट बॉर्डर नज़र आना शुरू हो गया। अब इसको हम सेंटर में लेकर आते हैं। सेंटर में लाने के लिए हमें जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है वो है मार्जिन, ठीक है। मार्जिन क्या करता है, पहले मैं मार्जिन आपको यहाँ से 50 पिक्सल लगा के दिखाता हूँ कि ये क्या करेगा। देखिए 50 पिक्सल मार्जिन इस बॉर्डर के बाहर से स्पेस दे देगा। देखें इस बॉर्डर के आउटसाइड से स्पेस आ गई 50 पिक्सल। इसी तरह मार्जिन के साथ एक चीज़ समझना ज़रूरी है, वो पैडिंग होती है। पैडिंग अगर मैं देता हूँ 50 पिक्सल, तो ये पैडिंग जो लगेगी ये इस बॉर्डर की अंदर की तरफ लगेगी। देखा टेक्स्ट को इसने अंदर मूव कर दिया, तो ये डिफरेंस होता है मार्जिन और पैडिंग में। पैडिंग की मुझे ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, मार्जिन की ज़रूरत है, लेकिन वो भी 0 पिक्सल ऑटो मार्जिन की मुझे ज़रूरत है। कितनी? 0 पिक्सल ऑटो, ताकि ऑटोमेटिकली वो हर तरफ से मार्जिन सेट कर ले और मेरी बॉडी को सेंटर में ले आए। देखिए बॉडी अब हमारी सेंटर में आ चुकी है, दोनों तरफ से बराबर स्पेस खाली है। अच्छा जी, अब आगे बात कॉलम की। देखिए कॉलम अभी भी ऊपर नीचे ही आ रहे हैं, एक ऊपर वाली रो में आ रहा है, दूसरा नीचे वाली रो में आ रहा है। मैंने इनको एक लाइन पर लेकर आना है, तो एक लाइन पर लाने के लिए देखिए 1350 पिक्सल अगर मेरी बॉडी की विड्थ है तो मैं इनको क्या करता हूँ 600 पिक्सल दे देता हूँ। अब दोनों कॉलम को जब मैंने 600 पिक्सल विड्थ दी तो क्या हुआ, देखें ये छोटे होके आ गए, लेकिन नीचे वाला कॉलम अभी भी ऊपर नहीं गया। तो ये ऊपर कैसे कब जाएगा, जिस वक्त मैं इसको फ्लॉट करवाऊंगा। फ्लॉट करवाने का मतलब है कि हम अपने कोड को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। जिस तरह फ्लॉट का मतलब बेसिकली होता है तैरना, ठीक है। तैरना, पानी बह रहा हो, फ्लॉट कर रहा हो, पानी के जिस तरफ बह रहा हो, फ्लॉट बहने को भी मेरे ख्याल में कहते हैं। तो जिस तरफ पानी बह रहा होता है वो उसी तरफ जहाँ पे उसको जगह मिलती है, नीचे वाली जगह जहाँ पे स्लोप होगी उस जगह पर पानी जाएगा। तो हम फ्लॉट लेफ्ट करवाने की वजह से परमिशन दे रहे हैं कि ये जो मेरे कॉलम्स हैं इनके लेफ्ट साइड पे जितनी जगह खाली है उस पर कोई भी दूसरी चीज़ आके चिपक जाए, एडजस्ट हो जाए। जैसे ही फ्लॉट लेफ्ट करवाया, देखा आपने मेरा कोड ऊपर चला गया, लेकिन दोनों ये जुड़ी हुई हैं, पता नहीं चल रहा कि अलग अलग है या नहीं। तो उसके लिए आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम पैडिंग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? पैडिंग। तो पैडिंग जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट्स से 10 पिक्सल, ठीक है, और हम इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही 10 पिक्सल पैडिंग दी, देखा आपने इनके दरमियान बड़ी खूबसूरत अलाइन में स्पेस आ चुकी है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको दिखा दूँ, 1350 पिक्सल हो गया। अब ये 1350 पिक्सल इज इक्वल टू 100% है मेरी इस पूरी वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे अगर 600 पिक्सल की बजाय मैं 45% लिखूँगा ना, तो 45% का साइन 2 दफ़ा आ चुका है, कंट्रोल S, ठीक है, तो भी वो एडजस्ट कर लेगा। और यहाँ से अगर मैं राइट क्लिक करके एक्सपेक्ट एलिमेंट में चला जाऊँ तो मैं जितनी HTML कर रहा हूँ वो भी नज़र आएगी, जितनी CSS लिख रहा हूँ वो भी नज़र आएगी। अब यहाँ पे मैं इंक्रीज करता हूँ, जैसे ही मेरा कॉलम नीचे आएगा मैं उससे एक स्टेप पीछे जाके 48% है तो 48% मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ ताकि खाली जगह कोई ना बचे और अच्छी तरह वो लाइन हुआ नज़र आए। ठीक है जी, ये कंसेप्ट हो गया क्लास का। अब इसको हम यहीं पर रहने देते हैं, इसके ऊपर हम प्रॉपर काम करना शुरू करते हैं। आपकी इस वेबसाइट में सबसे पहले जो है वो क्या होता है, हेड होता है, जिसके अंदर ये हेड जो है ये तो इसके एक्चुअल दिमाग है जिसके अंदर सारी चीज़ें आनी है, लेकिन बॉडी के अंदर जो हेडर एरिया होता है वो है जो फ्रंट पे नज़र आना है। ठीक है, आपके दिमाग के अंदर जितनी चीज़ें वो ये हैं, ठीक है, और आपके चेहरा जो है, फेस जो है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारी यहाँ पर आनी है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हम एक डिव बना लेते हैं जिसको क्लास देते हैं रो की। अब ये रो मैं क्यों करने लगा हूँ, रो में मैं काम इसलिए करने लगा हूँ ताकि आपको पता है कि रो जो है वो हमारा जितना भी वेब का काम होता है ना वो रोज़ में होगा। एज टू एज एक रो होगी, उसके अंदर जितने मर्जी आप कॉलम बना लें, फिर एक और रो कॉल करेंगे, फिर जितने मर्जी कॉलम बना लें, फिर रो कॉल करेंगे, उसके अंदर जितने मर्जी कॉलम बना लें। तो सबसे पहले हम रो कॉल करते हैं, उस रो के अंदर हम एक डिव बनाते हैं
ठीक है। और इस div की जो क्लास है वो हम देते हैं हेडर। क्लास क्या देते हैं कि जी ये हेडर है, या हेडर नहीं देते, मज़ीद div एक्स्ट्रा बनेगी, हम डायरेक्ट लोगो इसको दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हम पहले स्ट्रक्चर आप बना लें बेशक, फिर हम एक और div बनाते हैं और इस div को हम क्लास देते हैं मेन्यू की, ठीक है। फिर हम एक और div बनाते हैं और इस div को हम क्लास देते हैं सोशल आइकन्स की, सोशल अंडरस्कोर आइकन्स की, ठीक है। ये हमारे पास हो गई 3 डिव्स एक रो में। अब अभी तक हमने इनकी स्टाइलिंग कोई नहीं की, अभी तक हमने इनके अंदर कोई चीज़ नहीं रखी। तो सबसे पहले हम लोगो वाली डिव के अंदर इमेज रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और टैग पढ़ाने लगा हूँ जो कि इमेज IMG जो कहलाता है। इमेज टैग है जो कि सेल्फ ओपनिंग सेल्फ क्लोजिंग है। सेल्फ ओपनिंग सेल्फ क्लोजिंग के 2 तरीके हैं, एंगुलर ब्रैकेट डाल के दें तब भी वो क्लोज हो जाता है, फॉरवर्ड / एंगुलर ब्रैकेट डाल दें तब भी वो क्लोज हो जाता है, दोनों तरीके ठीक है। सोर्स एट्रीब्यूट है जो कि बताता है इमेज पड़ा हुआ किस जगह पर है, ठीक है। अब इसका पाथ फिर समझने की ज़रूरत है, तो इसका पाथ समझने के लिए आप देखें कि हमारी HTML की फ़ाइल ये पड़ी है, इसके ऊपर एसेट्स नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे एसेट्स लिख लेते हैं। एसेट्स के अंदर इमेजेस का फोल्डर है, आपको पता है, आप इमेजेस लिख लेते हैं। इमेजेस के अंदर अभी तक हमारे पास कोई इमेज नहीं पड़ा हुआ, हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में जाके हम चले जाते हैं गूगल में, और गूगल में जाके हम लिखते हैं, गूगल का ही लोगो उठा लेते हैं PNG में, यहाँ से भी उठाया जा सकता है। ओपन इमेज इन न्यू टैब करें, ये आ गया, ट्रांसपेरेंट है, राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर लें, और सेव इमेज एज करके आप अपने डेस्कटॉप पे चले जाएं, वहाँ पे आप अपने नेम में चले जाएं, आज की डेट में चले जाएं, एसेट्स में चले जाएं, इमेजेस में चले जाएं, और लोगों को रीनेम कर लें। यहाँ पे लिखें logo.png, इसको सेव कर लें, ये फाइल हो चुकी है आपकी सेव। अब आप आ जाए दोबारा विजुअल कोड में या सबलाइन में, और यहाँ पे आके आप लिखेंगे logo.png, इसको सेव करेंगे और फ्रंट एंड पे हम देखते हैं कि क्या लुक बनी, ये आपका लोगो आ चुका, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कुछ स्टाइलिंग, बल्कि स्टाइलिंग करने से पहले हम इसमें के अंदर HTML का स्ट्रक्चर पूरा कर लेते हैं। अब अगला एक और मैं टैग यहाँ पे आपको मेन्यू की डिव के अंदर जो पढ़ाने लगा हूँ वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट पॉइंट्स के साथ आती है, और उसके अंदर हर उसका टैग क्या होता है, UL उसका टैग होता है, ठीक है। UL ओपन, UL क्लोज हो गया, और इसके अंदर हर नई लाइन के लिए जो हमारे पास टैग आएगा वो आएगा LI का टैग, ठीक है। LI में सबसे पहले हम होम लिख लेते हैं, फिर हम LI में लिख लेते हैं अबाउट अस, फिर हम LI में लिख लेते हैं सर्विसेज, और इसके बाद हम LI में लिख लेते हैं पोर्टफोलियो, और इसके बाद हम LI में लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट टेस्ट। इसको सेव करते हैं, फ्रंट पे देखते हैं क्या हुआ। देखें ये नीचे की तरफ चीज़ें आ गई, हमें तो मेन्यू इस लोगों की अगली तरफ मेन्यू चाहिए ना, ठीक है, तो ये तो नीचे की तरफ आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी कुछ सोशल आइकन्स के लिए भी हम पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, फिर स्टाइलिंग एक ही दफ़ा शुरू करेंगे। तो सोशल आइकन्स भी हम UL के अंदर ही लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम LIs बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक तरीका एमेट वाला चेक कर लेता हूँ अगर चलता है। LI के इनसाइड LI मुझे चाहिए कितनी, 3 चाहिए, और इनके अंदर मुझे चाहिए A का टैग, ले लीजिए चल गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी लिंक्स की जगह मैं सिर्फ हैश डाल रहा हूँ, मतलब कोई लिंक नहीं डाल रहा, और एक ही जगह मैं लिख रहा हूँ फेसबुक, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं TW ट्विटर, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं IN इंस्टाग्राम। ये समझ लें, LI का टैग तो पता चल गया था ना आपको, LI का टैग ओपन होता है और LI का टैग क्लोज होता है, इसका मतलब है न्यू लाइन, एक न्यू लाइन, दूसरी न्यू लाइन, तीसरी न्यू लाइन, चौथी न्यू लाइन, 5वीं न्यू लाइन। ये देखें 1 2 3 4 एंड 5 न्यू लाइन्स आ गई। और UL है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर OL लिख दूँ तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगा, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगा OL करने से। तो कैप्स लॉक मेरा ऑन है, इसको मैं माफ़ कर लूँ क्योंकि प्रोफेशनल तरीका नहीं होता कि आप एक टैग छोटा एक बड़ा लिख रहे हो, सारे टैग्स आप छोटे में ही लिखेंगे। OL करूँगा अगर मैं तो F5 करूँ तो देखो 1 2 3 नंबरिंग, OL इज़ फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट और UL इज़ फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हमें यहाँ पे बाहर अनऑर्डर्ड लिस्ट ही चाहिए, इसलिए मैं इसको Ctrl+Z करके बैक चला जाता हूँ और ये मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। अच्छा, अब देखें ये जितने मेन्यू के आइटम हैं ये भी तो लिंक होने हैं ना। मैं आपको लिंक का तरीका समझा देता हूँ। A टैग है एंकर टैग, इसके अंदर लिंक लगाने के लिए जो एट्रीब्यूट है वो है हैरफ एट्रीब्यूट है, तो इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास तो फॉर श्योर है ना।
ठीक है। तो अब होम को मैंने लिंक करना है, तो इसलिए होम इनसाइड ऑफ एंकर टैग आएगा। एंकर टैग ओपनिंग होगी और एंकर टैग क्लोजिंग होगी। ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, ये ओपनिंग हो गई, ठीक है, उसके अंदर होम आया, ये क्लोजिंग हो गई। अब ये होम जो है ये घिरा हुआ है एंकर टैग के ओपन और क्लोज में, इसलिए ये लिंक बन गया। लिंक मैं सिर्फ हैश ही लगा रहा हूँ इस वक्त। हैश लिंक का मतलब होता है कि कोई लिंक नहीं लगा रहे हम, ठीक है। आप लोग लिंक लगा सकते हो किसी भी दूसरी फाइल का। अच्छा चले, मैं एक दो सारे ये पेस्ट कर लूँ। ले जी, सारे पेस्ट हो चुके। अब हम क्या करते हैं, इसको टैग को मैंने आपको फाइंड करने का तरीका बताया हुआ है ऑलरेडी कि हम कंट्रोल डी अगर दबाएं तो, लेकिन हाँ हमें ये पूरा टैग उठाना है ना, तो हम इस पूरे टैग को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर लेते हैं। एंकर का पूरा टैग हमने यहाँ से कट करना है, तो कंट्रोल डी 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 कंट्रोल एक्स कर लिया हमने। अब हम चले जाते हैं, यहाँ पे तो नहीं जा सकते, चले यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। कुछ वर्ड्स गड़बड़ करेंगे उनको हम मैनुअली सेलेक्ट कर लेंगे। सो को यहाँ से उठा के यहाँ लिख लेंगे और इस अस को हम यहाँ से उठा के यहाँ लिख लेंगे, कंट्रोल एस कर दें। अब रीलोड करें तो ये भी लिंक बन चुके हैं। देखिए लिंक की निशानी ये है, जब आप माउस लाएंगे तो कर्सर बनाएगा, और जब आप ब्राउज़र के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको इस जगह पे, जब होवर मैं करूँगा ना लिंक के ऊपर, तो आपने यहाँ गौर करना है, ठीक है। इस जगह पे क्या हुआ है, जैसे मैंने होवर किया देखा आपने पूरा पाथ बता रहा है और एंड पे हैश बता रहा है, मतलब कोई लिंक नहीं है। हैश पे क्लिक करें तो ऊपर यूआरएल बार में भी यहाँ हैश लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन अगर कोई लिंक होता, लेट्स से इस हैश की जगह होम पेज चूँकि हमारा बन रहा है तो index.html होम का लिंक होता है, मैं index.html लिख देता हूँ। अब अगर मैं रीलोड करूँ तो होम पे जब मैं आऊँगा देखिए index.html लिखा हुआ है, क्लिक करूँगा पे रीलोड हो जाएगा। रीलोड आप यहाँ पे गौर करें इतनी स्पीड में हो रहा है कि अभी नज़र नहीं आता, चूँकि लोकल सर्वर पे है ना, हमारी सारी फाइल हमारे पास पड़ी है, इसलिए ये क्विकली हो रहा है, ठीक है। ये देखें रीलोड ये हो रहा है। चले जी फर्दर वो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम अपनी यहाँ पे रो डिज़ाइन कर लेते हैं, डॉट रो, क्योंकि कॉलम है क्लास है तो इसलिए हमने डॉट के साथ इसको आइडेंटिफाई कर लिया। रो को जो हमने विड्थ देनी है वो उतनी देनी है जितनी हमारी बॉडी की विड्थ है। कितनी है बॉडी की विड्थ, 1350 पिक्सल। इसके अंदर हम बॉर्डर जो है वो बॉटम लगा देते हैं, कितना, 1 पिक्सल सॉलिड हैश FFF, ठीक है। तो अब जैसे ही ये बॉर्डर हमने लगाया हम फ्रंट पे देखते हैं क्या हुआ, क्योंकि रो लगी हुई है ना, गूगल को वाली डिव को जो कि लोगो है, मेन्यू वाली डिव को, सोशल आइकन वाली डिव के नीचे रो लगी है, तो ये देखें एक बॉर्डर बॉटम आ गया। अब हम हमारे रो के बाद हमारी जो क्लास थी वो कौन सी थी, वो थी लोगो की, फिर कौन सी थी, मेन्यू की, ठीक है जी। उसके बाद कौन सी थी, उसके बाद हमारी सोशल आइकन्स की थी। तो इन तीनों की यहाँ पे हम क्लासें बना लेते हैं। लोगों की क्लास बना ली, लोगों को विड्थ दे देते हैं हम, कितनी विड्थ दे देते हैं इसको हम, लेट से परसेंटेज में चलते हैं, ठीक है। हम देते हैं इसको अगर 20%, ठीक है। साथ हम हमारे पास जो अगला है वो है डॉट मेन्यू, इसको विड्थ दे देते हैं हम लेट्स से 60%, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, सोशल अंडरस्कोर आइकन्स, इसको हम विड्थ दे देते हैं कितनी, अगेन 20%। अब गौर कीजिएगा 20 + 20 40, 40 + 60 100% पूरा हो चुका, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी ले रहे, लेकिन मैंने आपको बताया था विड्थ देने से वो ऊपर नहीं जाएंगे, दिखा भी देता हूँ, सिर्फ विड्थ देने से कोई चीज़ ऊपर नहीं गई, ठीक है। अब हम विड्थ देने के साथ क्या करेंगे, इन सबको फ्लॉट लेफ्ट भी करवाएंगे, ठीक है। अब देखें ये एक लाइन में आ चुके हैं, ठीक है। ये तो एक लाइन में आ चुके हैं, लेकिन ये होम अबाउट सर्विसेज ये एक लाइन में नहीं आया, तो भाई इसकी भी CSS कर लेते हैं ना, परेशानी वाली क्या बात है। अब देखें आप ऑर्डर में काम करें अच्छा लगेगा। अब मेन्यू के अंदर ULL आई है ना, ये देखें मेन्यू वाली डिव, एक ऐसी डिव जिसकी क्लास मेन्यू थी, उसके अंदर UL है, उसके अंदर L आई है। तो अब हम ये जो है ये करने लगे हैं नेस्टेड CSS, यानी एक दूसरे के साथ लिंक बनाकर मेन्यू के अंदर वाले टैग को पकड़ेंगे, उसके अंदर वाले टैग को पकड़ेंगे, उसकी CSS करेंगे। किस तरह,
चूँकि मेन्यू की है इसलिए मेन्यू का सारा काम मेन्यू वाली क्लासेस के साथ साथ करेंगे। ऐसे ना हो कि कोई काम इधर हो रहा हो कोई काम उधर हो रहा हो। ULLI हम करते हैं इसको फ्लॉट लेफ़्ट, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ। जैसे फ्लॉट लेफ़्ट किया एक लाइन में आ गए, दैट्स गुड। फ्लॉट लेफ़्ट करने के बाद हम इसको करते हैं लिस्ट स्टाइल नन, ताकि ये जो 7 बुलेट्स पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ना गोल दायरे, ये ख़त्म हो जाए। ख़त्म हो गए, वेल डन। लेकिन ये सारी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बुरी लग रही हैं, तो हम इन LIs को अच्छा 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अगर मैं इस LI को दूँ ना पैडिंग, पहले मार्जिन देते हैं ताकि बाहर से स्पेस आ जाए, मार्जिन आउटसाइड से स्पेस आ जाए, ठीक है। ये जो लफ्ज़ जुड़े हुए हैं ना ये ख़त्म हो जाएंगे, जुड़े हुए नहीं रहेंगे, ठीक है। होम दबा के शिफ्ट एंड दबा के मैं इनको ख़त्म करता हूँ। मार्जिन देता हूँ मैं इसको 10 पिक्सल। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या हुआ, ठीक है। देख लिया आपने, मार्जिन 10 पिक्सल मैंने दिया। अच्छा, मार्जिन 10 पिक्सल देने के बाद मैं इसके साथ बॉर्डर भी लगा लेता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड #FF। अब देखें बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको पैडिंग देता हूँ यहाँ पे, बात गौर से समझिएगा, जिनको समझ आ जाए वेल एंड गुड, जिनको ना आए वो कोई बात नहीं, गुजारा करें, इसकी समझ ना आने से कोई बहुत मसला नहीं बनेगा। पैडिंग में दे देता हूँ इसको कितनी, टॉप बॉटम से देता हूँ मैं इसको 8 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से देता हूँ मैं इसको 20 पिक्सल। अब ये भी समझ लें, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हमारी ये वैल्यूज़ चलती हैं। अगर मैं ये एक वैल्यू लिख देता हूँ ना तो ये हर तरफ से लग जाएगी। ऊपर से भी क्लॉक किस तरह चलती है, टॉप देन राइट देन बॉटम देन लेफ़्ट, तो ये चारों तरफ से लग जाएगी। लेकिन अगर मैं चारों तरफ से अलग देना चाहता हूँ तो मुझे 4 वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। ऊपर से मैं देना चाहता हूँ 10, राइट से मैं देना चाहता हूँ 5, बॉटम से मैं देना चाहता हूँ 3 और लेफ़्ट से मैं देना चाहता हूँ 4, ठीक है। तो ये एक अजीब व गरीब सा शक्ल बन जाएगी। आप देखें, ऊपर से ज़्यादा है, इधर से कम है, एक अजीब सी शक्ल बन गई है। तो इसको सेट करने के लिए, ठीक है, तो वैल्यू इतनी छोटी है ना, आपको सही फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ी वैल्यू बढ़ाता हूँ। ऊपर से 10, साइड से 50 और नीचे से 20 और लेफ़्ट से 20। अब शायद आपको फ़र्क क्लियर नज़र आए। देखें, एक अजीब गरीब सी शक्ल इसकी बन गई है। तो बजाय हम इसके हम क्या करते हैं, टॉप बॉटम। अच्छा, ये तो तरीका था कि अगर चारों तरफ से अलग आपने पैडिंग देनी हो। अगर दो तरफ ऊपर नीचे से सेम हो, लेफ़्ट राइट से सेम हो, तो फिर क्या करेंगे, 2 वैल्यूज़ देंगे। ऊपर नीचे के लिए फर्स्ट वैल्यू चलती है, लेफ़्ट राइट के लिए सेकंड वैल्यू चलती है। ऊपर नीचे से मुझे चाहिए 10 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से मुझे चाहिए 20 पिक्सल, ठीक है। ले जी, ये मेरा मेन्यू। अब आप गौर कीजिएगा, जैसे ही मैं H से बाहर जाऊँगा ना, मेरा लिंक ख़त्म हुआ है। देखिए, यहाँ पे क्लिक करूँगा लिंक नहीं हो रहा, सिर्फ होम के ऊपर आऊँगा तो क्लिक होगा। इस वजह से कि मैंने पैडिंग जो है वो ULLI को दी है। इसलिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पैडिंग ULLI को दें, बल्कि मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो पैडिंग है वो डॉट मेन्यू के अंदर, UL के अंदर, LI के अंदर A टैग को दें, ताकि आपके लिंक की जो विड्थ है ना वो बढ़ जाए, ठीक है। वो काफ़ी गड़बड़ हो गया था, Ctrl+X दोबारा ये मुझे करना पड़ा, और यहाँ पे दोबारा डॉट मेन्यू के अंदर UL के अंदर LI के अंदर A, और इसमें आप जाके ये पेस्ट कर दें। आप इसको सेव करें, रीलोड करें, ठीक है। देखा, यहाँ पे ये काम कर गया, यहाँ पे काम कर गया, लेकिन लिंक के अंदर ना टॉप बॉटम से ये काम नहीं करती पैडिंग। तो इसके लिए हम लाइन हाइट दे सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक और टर्म है लाइन हाइट। लाइन हाइट मैं इसको देता हूँ लेट्स से 10 पिक्सल, तो फिर फ्रंट से मैं कंसोल से इसकी लाइन हाइट बढ़ा लूँगा इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। यहाँ पे आए, ये लाइन हाइट है, इसको इंक्रीज़ करके देखते हैं। आप क्लिक करें इस पर और इंक्रीज़ करते जाएँ, ठीक है जी। जितनी मुझे चाहिए होगी इतनी मेरे ख्याल में ये अच्छी है, 35। अब आप देखें, अब पूरा ये एरिया लिंक बन चुका है, ठीक है। तो इसी तरह अगर टॉप बॉटम से 10 काम नहीं किया तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ताकि ये जितनी अवेलेबल जगह है ना वो सारी ले लें। ये बस इतनी अवेलेबल जगह 38। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से कॉपी करके हम कहाँ ले जाते हैं, अपने विजुअल कोड के अंदर। विजुअल कोड में हम CSS/LIA वाली अपडेट कर देते हैं, सेव करते हैं, और अब आपको मैं फ्रंट एंड दिखाऊंगा। तो ये इट हैव सम ग्रेट लुक, इट हैव सम ग्रेट लुक, ठीक हो गया जी। जी, सोशल आइकन्स की तरफ हम आते हैं। हमारा मेन्यू जो है वो एडजस्ट हो चुका है, मैं आपको दिखा चुका था। सोशल आइकन्स की तरफ आते हैं। सोशल आइकन्स के लिए देखिए, मेन्यू जो की CSS जो मैंने की थी वो कैसे की थी, डायरेक्टली style.css की फाइल में जाके। सोशल आइकन्स की CSS में यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपके पास मल्टीपल मेथड्स मौजूद हों। मैंने देखें जिस चीज़ की CSS करनी थी ना,
सोशल आइकन्स के अंदर वाले यूएल और एलआईज और एक ही सीएसएस करनी है ना, इसलिए मैंने सोशल आइकन्स पे आकर क्लिक कर दी यहाँ से। फिर मैंने इस प्लस के ऊपर क्लिक की, ठीक है, न्यू स्टाइल रूल बनाने लगा हूँ मैं। अब स्पेस दे के मैंने कहा जी यूएल, इसके अंदर यूएल है, इसके अंदर एलआई है, ठीक है, उसकी मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। फिर मैंने टैब को बटन दबा दिया, यहाँ पे आके मैंने फ्लॉट लेफ्ट कर दिया, फिर मैंने लिस्ट स्टाइल नन कर दिया, ठीक है। और यही दो काम मैं करना चाहता था एलआई के साथ, बस इसको अब मैं कहीं नहीं कर रहा, यहीं पे रख रहा हूँ। दोबारा मैंने प्लस के निशान पे क्लिक की, फिर मैंने इसके अंदर यूएल, फिर एलआई और ए पे क्लिक कर दी। अब मैंने इसको क्या किया, अब मैंने इसको बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड 000, ठीक है जी, FFF, ओके। देन मैंने इसको मार्जिन दे दिया कितना, 10 पिक्सल, ठीक है। अब मैंने इसको पैडिंग दे दी कितनी, 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल पैडिंग ज़्यादा हो गई, पैडिंग थोड़ी कम करता हूँ ताकि ये एक लाइन में आए एटलीस्ट प्लेन। अब ठीक है। अच्छा देखिए, ए को मार्जिन जो है वो टॉप से नहीं लगा, आपने देखा टॉप से मार्जिन लगा होता तो ये ऊपर ना जुड़ता ना, नीचे आ जाता। इसके दो तरीके हैं, एक तो मैं इंपॉर्टेंट लगा के देखता हूँ, अगर इंपॉर्टेंट से भी नहीं चल रहा तो फिर मैं ए को नहीं, फिर मैं एलआई को मार्जिन लगा लूँगा। ए को मैं मार्जिन लगाता ही नहीं हूँ, ठीक है। देखिए मैंने ए का मार्जिन डिलीट कर दिया और एलआई मेरे पास ये नीचे मौजूद है, सोशल आइकन्स यूएल एलआई, ये तो ए है ना, एलआई के अंदर ए, इसको मैं मार्जिन लगा लेता हूँ कितना, 10 पिक्सल। तो इसने जो है वो ऊपर से जगह छोड़ दी। अब मैंने चूँकि मार्जिन फ़िलहाल 10 ही रहने देता हूँ, पैडिंग मुझे मज़ीद कम करनी है, क्यों, क्योंकि मैं जो है ना इनकी जो हाइट्स है वो इतनी रखना चाहता हूँ जितनी इन बटन्स की हाइट है, मेन्यू वाले बटन्स की। तो मेन्यू वाले बटन्स की हाइट को देखने के लिए मैं ए पर माउस लाऊंगा, एलआई को ओपन करके ए पे माउस लाऊंगा, तो आप देखें मेरे ब्राउज़र पे जो कॉन्टैक्ट अस है उसके नीचे लिखा हुआ है ए, और ए के साथ लिखा हुआ है 147.55 मल्टीप्लाई बाय 37। तो 147.55 इसकी विड्थ है, 37 इसकी हाइट है। तो मुझे इस एलआई के अंदर जो ए है इसकी हाइट भी 37 बनानी है, तो अभी 41 है, 41 है ना। तो मैं ये एक और काम करता हूँ, अब देखता हूँ, अब 50 हाइट की, सॉरी ए के अंदर आना है, 39 हो गई, और कम करता हूँ, अब ये 37 हो चुकी होगी, ठीक है। अब इसकी मैं मार्जिन सेट करता हूँ। मार्जिन टॉप से मैंने इतना सेट करना है कि उसके बराबर आ जाए, और लेफ़्ट राइट से थोड़ा कम करना है, ठीक है। लेफ़्ट राइट से इतना करना है कि एक लाइन में आए, बस, दैट्स फाइन। अच्छा, अब ये देखने के लिए कि ये जो है वो मेन्यू मेरा एक लाइन में ऊपर से अलाइन हो चुका है या नहीं, तो मैंने ये ऊपर कर दिया ताकि स्क्रॉल बार अपीयर हो जाए, और स्क्रॉल बार को पकड़ के मैं ये ऊपर लेके जा रहा हूँ। इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो मेरी वाइट कलर है ना बॉर्डर, ये मेरी इस इनपुट फील्ड, ये जो इनपुट फील्ड है इसके बॉटम वाली एरिया के कितनी ऊपर और कितने नीचे है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे 1 पिक्सल ऊपर करूँ तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बस यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट है, 19 पिक्सल और 18 पिक्सल। अब जितनी मैंने CSS की है, ठीक है, इस CSS सारी को लेने के लिए मैं इंस्पेक्टर स्टाइल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास वो सारी CSS ओपन हो जाए। इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं विजुअल कोड में ले जाऊँगा और सोशल आइकन्स के नीचे, क्योंकि ये सोशल आइकन्स से रिलेटेड है, पेस्ट कर दूँगा। अब रीलोड किया मैंने तो ये देखें ओके हो गया। लेकिन इस सारे काम के दौरान आपने गौर किया कि जो बॉर्डर था ना रो का, वो गायब हो चुका है, वो नज़र नहीं आ रहा मैं यहाँ कहीं भी। तो भाई उसको लाने के लिए दोबारा हम रो पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम रो को क्लियर बोथ करते हैं। ये क्लियर बोथ तब किया कि ये जो पैराग्राफ ऊपर जा रहा है ये ऊपर ना जाए। अगर ये अभी भी ऊपर जा रहा है ना, फिर हम यहाँ पे क्लियर बोथ नहीं करेंगे, ओके। फिर हम क्या करेंगे, हम एक नई क्लास यहाँ पे बना लेंगे और उस क्लास का नाम लिखेंगे क्लियर फिक्स, और इसके अंदर हम लिखेंगे क्लियर बोथ। अब जहाँ जिस पे प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे हम ये डिफ कॉल कर लेंगे। तो ये जो रो है ना, इस रो का बॉर्डर प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम इस रो की क्लोजिंग से पहले एक और डिव कॉल कर लेंगे जिसकी क्लास क्या होगी, क्लियर फिक्स। इसको सेव करते हैं। अब देखें बॉर्डर भी ठीक हो गया और आपके ये दोनों जो हमने पहले काम किया हुआ था वो भी परफेक्ट हो गया। अब ये लोगो बुरा लग रहा है, क्यों बुरा लग रहा है? ये देखिए जुड़ा हुआ है एज टू एज, थोड़ी सी पैडिंग होती तो अच्छा लगता। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, लोगो के अंदर जो इमेज का टैग है, लोगो के अंदर जो इमेज का टैग है, ठीक है, उसको हम देते हैं पैडिंग। कितनी? 10 पिक्सल दे के देखते हैं। 10 पिक्सल देने से वो क्या कर रहा है, लोगों को मूव कर रहा है, लेकिन साथ ही
हमारा जो ओवरऑल लोगों का साइज़ चूँकि छोटा नहीं हो रहा ना, इस वजह से हमारा बॉर्डर बॉटम जो रो का था वो मूव कर रहा है। तो हम 15 पिक्सल करके इसकी विड्थ को भी सेट कर लेते हैं। इसकी विड्थ करते हैं 150 पिक्सल और देखते हैं अच्छी लगती है या नहीं बुरी लग रही है, थोड़ी सी हम बढ़ाते हैं, बस अब ठीक लग रहा है, अब हर चीज़ मेरे ख्याल में अलाइंड है। 182। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम जहाँ पे हमारी लोगों की डिव होगी ना विजुअल कोड में, जहाँ पे हमारी स्टाइल के अंदर लोगों की क्लास होगी, उसके नीचे पेस्ट कर देंगे। रीलोड। अब आपका जो हेडर है वो परफेक्ट लग रहा है। हेडर के बाद हम स्लाइडर बनाने की कोशिश करते हैं। स्लाइडर के लिए मैंने आपको बताया था पिक्सेलस एक वेबसाइट होती है, पिक्सेलस पे आके आप लिखें कि जी हमें चाहिए एक टेक से रिलेटेड इमेज चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। टेक्नोलॉजी पे क्लिक करें आप, और टेक्नोलॉजी पे आके जो इमेज आपको अच्छा लगता है, ठीक है, उस इमेज पर आप क्लिक करो, और उस इमेज पर क्लिक करके आप क्या करो, यहाँ पे जो साइज़ आपको चाहिए, हमें चाहिए हमारी बॉडी कितनी विड्थ है, बॉडी की हमारी 1350, तो हमें चाहिए 1350 × 400 में ये इमेज फ्री डाउनलोड। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसको हम एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं और इसका नाम रख रहे हैं स्लाइडर। सेव, स्लाइडर सेव हो चुका। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, और जिस तरह हमने इमेज का टैग यूज़ करते हुए लोगो लगाया था, सेम उसी तरह हम इमेज का टैग यूज़ करते हुए यहाँ पे ये स्लाइडर वाला इमेज लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें दोबारा क्या बनानी होगी, एक डिव, जिसके अंदर हमें क्या क्लास देनी होगी, रो की जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, उसके अंदर हमें क्या करना होगा, एक डिव बनानी होगी जिसकी क्लास हमें क्या देनी होगी, स्लाइडर, ठीक है। और इसके अंदर हमें एक इमेज का टैग लगाना होगा जिसका सोर्स हमें क्या बताना होगा कि जी ये एसेट्स के अंदर है, एसेट्स के अंदर इमेजेस है, इमेज के अंदर slider.jpg है, और आल्ट ये अल्टरनेटिव टैग है। अगर किसी वजह से आपका इमेज लोड ना हो तो फिर ये अल्टरनेटिव टैग आता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं स्लाइडर इमेज। आल्ट ये एक एट्रीब्यूट है इमेज का, अल्टरनेटिव टेक्स्ट इसको कहते हैं, और ये आता तब है जब आपका इमेज नज़र ना आए। मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। रीलोड किया, ये देखें जी आपका इमेज बड़ी खूबसूरती के साथ लग चुका है। अब अगर हम इस इमेज को ब्रोक करें, ब्रोक कैसे करेंगे, लेट्स से हम इस इमेज का नाम चेंज कर दें। स्लाइडर 1 तो नहीं पड़ा ना हमारे सिस्टम में, हमारे इस फोल्डर में, तो अब स्लाइडर 1 तो नहीं आएगा, लेकिन इसकी जगह आल टेक्स्ट आएगा। देखें स्लाइडर इमेज है, आल टेक्स्ट आ गया, जो आल टेक्स्ट हमने लिखा था वो आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और पत्ते की बात भी समझ लें कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है SEO के लिए। गूगल आपके इस अल्टरनेटिव टेक्स्ट के बिहाफ पे आपकी इमेजेस को कैटेगराइज करता है और शो करवाता है, इसलिए ये डालना ज़रूरी है। और जो आपकी वेबसाइट जिस टॉपिक के मुतालिक है, उस टॉपिक के मुतालिक आप डालेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है। बस फर्दर मोर आगे चलते हैं। कॉलम हमने ये दो पहले ही बनाए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ गई। आपकी बॉडी का जो बॉर्डर है और वो अब नीचे नहीं आ रहा, ये साइटों से बॉर्डर आपको नीचे की तरफ नहीं आ रहा, नज़र आ रहा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दोबारा ये क्लियर फिक्स वाली लेते हैं, और जहाँ पे आपकी रो वाली डिव बंद हो रही है ना, उससे पहले इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अभी भी नहीं हुआ, तो अब जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे नहीं, बल्कि वो प्रॉब्लम है इन डिव्स के नीचे। एक तो इन डिव को हमने अब तक रो में नहीं रखा, इनको हम रो में भी रख लेते हैं। ये जो कॉल वाली डिव हमने बनाई थी ना, क्योंकि उस वक्त मैंने आपको रो पढ़ाई नहीं थी जब हमने ये बनाई, तो हम क्लास बनाते हैं रो की, और इस डिव की क्लोजिंग जो है उसको हम कर देते हैं इन दोनों कॉलम्स और इस क्लियर फिक्स के बाद। देखें जी, अब आपका ये काम ठीक हो चुका, बॉर्डर साइडों से आपको नज़र आना शुरू हो गया। सिर्फ टेक्स्ट अजीब लग रहा है, हम इस टेक्स्ट के शुरू में ना H1 हेडिंग भी लगा लेते हैं। वेलकम टू टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी स्पेलिंग में H एक्स्ट्रा है, और ये जो टेक्स्ट है इसको हम P के अंदर रखते हैं। P पैराग्राफ का टैग है, और H1 हेडिंग का टैग है जो कि H6 तक होता है। और H1 का साइज़ बड़ा और H6 का साइज़ छोटा होता है, लेकिन हम इनको साइज़ की वजह से कैटेगराइज नहीं करते, हम इनको प्रायोरिटी की वजह से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। H1 की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है और H6 की प्रायोरिटी कम होती है। H1 लगा देते हैं अगेन, यहाँ पे लिखते हैं आवर विजन, ठीक है, और इसको भी हम इन बिटवीन P के टैग में रख देते हैं।
पी के टैग में हमने इसको रख दिया, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसको देखते हैं फ्रंट पे, तो ये अब कुछ इस तरह में नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और डिव बना लेते हैं। ये सारा इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी इसके मुताबिक करें और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। ये देखें, ये रो वाली डिव बंद हो रही, इसके नीचे हम दोबारा एक डिव रो की बना लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जेड करूँ क्योंकि मैंने कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है। ले जी, यहाँ पे आके मैं दोबारा एक डिव बना लेता हूँ, इसको क्लास में देता हूँ अगेन रो की, और इसके अंदर अब मैं दोबारा एक डिव बनाऊँगा और इसको जो क्लास है वो मैं दूँगा कंटेंट की, ठीक है। और इसमें हम कंटेंट पी के टैग में ही लिख देंगे, ठीक है। होम शिफ्ट एंड डिलीट पी का टैग डालेंगे आप, और पी के टैग के अंदर हम लॉरम इप्सम लिख देंगे, और लॉरम इप्सम लिखने के बाद हम ये 3-4 दफ़ा रिपीट भी कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आ गया आपका कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया के साथ इसी डिव के अंदर हम क्या करते हैं, हम इसी डिव के अंदर एक और क्लास बनाते हैं, उस क्लास को कहते हैं साइड बार, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं जस्ट साइड बार, दैट्स इनफ। फ्रंट पे देखते हैं क्या हुआ, कंटेंट आ गया और ये नीचे साइड बार लिखा हुआ है। कोई इसका मुंह सर पाँव नज़र नहीं आ रहा, कोई खूबसूरती नहीं है, तो खूबसूरती बना लेते हैं भाई। हम इस कंटेंट को पकड़ते हैं और इस कंटेंट को हम यहाँ पे आके विड्थ दे देते हैं, कितनी विड्थ दे देते हैं हम इसको 70%। फ्लॉट जब तक नहीं करवाएंगे फ़ायदा नहीं है, फ्लॉट भी साथ ही करवा लेते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे एक और जो क्लास हमने बनाई थी वो साइड बार के नाम से आई थिंक सो बनाई थी। साइड बार को हम विड्थ दे देते हैं कितनी, 70% है, तो 30% बची हुई है ना, 30% नहीं देते, हम इसको देते हैं 28%, चूँकि कुछ मार्जिन पैडिंग भी हमें शायद देना पड़ जाए, तो इसको भी फ्लॉट लेफ़्ट करवा लेते हैं। लें जी, जैसे ही इसको फ्लॉट लेफ़्ट करवाया फिर वही प्रॉब्लम आ गया, क्लियर फिक्स लगाना पड़ेगा। क्लियर फिक्स जैसे ही लगाएंगे तो हमारा ये काम ठीक हो जाएगा। रो वाली डिव की क्लोजिंग से पहले क्लियर फिक्स, F5 हमारा काम ठीक हो गया। ये साइड बार आ गई और ये कंटेंट जुड़ा हुआ है, वही मेरी बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, शायद हमें मार्जिन पैडिंग देना पड़ जाए। चूँकि कंटेंट जुड़ा हुआ है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ को अंदर लेकर आना है, तो कंटेंट के अंदर हम पैडिंग लगाएंगे। और पैडिंग हम कितनी लगाएंगे, शिफ्ट होम डिलीट, शिफ्ट एंड डिलीट, पैडिंग हम उतनी ही लगाएंगे जितनी हमने ऊपर लगाई हुई है। बाकी चीज़ों को आई थिंक सो 10 पिक्सल थी हमारे कंटेंट वाले को, कॉल टू को पैडिंग 10 पिक्सल थी, ठीक है। ये पैडिंग हमें चाहिए किस में, कंटेंट में। अब यहाँ पर आ जाए 10 पिक्सल, देखें जितना फासला ऊपर वाला है इतना ही फासला नीचे है, इसको भी हम 10 पिक्सल दे देते हैं। ये भी 10 पिक्सल दी, तो अब जगह चूँकि ज़्यादा हो गई, 20 और 20 40 पिक्सल, 10 पिक्सल इधर से, 10 पिक्सल इधर से, फिर साइड बार की 10 पिक्सल इधर से, 10 पिक्सल लेफ़्ट राइट से, तो वो जगह ज़्यादा हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से देखना पड़ेगा कि कितनी जगह हम काम करें तो ये ऊपर जाए। 28 को 27 करें, शायद चला जाएगा। देखें जी, 28 को 27 किया तो वो ऊपर चला गया, 27, ठीक है जी। अब साइड बार में आप बहुत कुछ रख सकते हैं ना, इमेज रख लें आप, कोई और पैराग्राफ, कोई मैसेज, एनीथिंग यू कैन पुट हेयर, ओके। आगे चलें, अब आखिरी सेक्शन मैं बनाता हूँ। आप लोगों ने इन्हीं सेक्शन पे नहीं स्टिक रहना, आप बहुत सारे सेक्शन मुख्तलिफ़ किस्म के ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं चाह रहा था कि रिवीजन करवा दूँ आपको सारी जितनी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उस वजह से ये मैंने टाइम मैनेज करके तो रिकॉर्डिंग शुरू की है। अच्छा, इस डिव की क्लास को मैं रखता हूँ फुटर, सॉरी सबसे पहले तो रो होती है ना, रो तो रखनी है। हाँ, रो के अंदर जो है वो हम डिव बनाएंगे, उसको हम क्लास देंगे फुटर, और इसके अंदर अब मुझे इसके अंदर कॉलम रखने हैं और 4 कॉलम रखने हैं, ठीक है ना। तो मैं 4 डिव्स पहले बनाता हूँ और हर डिव को जो मैं क्लास है वो सेम देता हूँ, कॉल 4 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको होम शिफ्ट एंड कॉपी 4 दफ़ा मुझे चाहिए, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉलम 1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉलम 2, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉलम 3, और इधर लिखते हैं कॉलम 4। सेव दैट। अब देखते हैं क्या हुआ, फुटर बन गया, कॉलम 1 2 3 4 आ गए, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहे हैं जिनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेट्स डू सम CSS
for your identifier, that is class, and its name is call-4. To use that class in CSS, we need to put its name call-4, then set up curly bracket. Width should be 24%. Why? Because 25 multiplied by 4 is 100. We are decreasing it by 1% for padding. And float left. लेट्स सी, एक कॉलम में आ चुका, लेकिन बॉर्डर गड़बड़ है, तो बॉर्डर गड़बड़ का सोल्यूशन इज़ वेरी इजी. जस्ट कॉपी दिस क्लियर फिक्स क्लास एंड पेस्ट राइट अबव द एंडिंग ऑफ योर रो div. ये आपके कॉलम आ चुके हैं. हम इस कॉलम को थोड़ी सी मज़ीद स्टाइलिंग करते हैं. एंड टू डू दैट वी नीड टू सेलेक्ट इट. स्पेसिफिक कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो तो आप, ये सिलेक्टर भी होता है, इस पर क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, ये H1 सेलेक्ट कर लेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा. आपका अपना कोड हो तो ढूंढना भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं. अदरवाइज आप डायरेक्ट करें तो सिलेक्ट हो जाएगा. अब call-4 पे मैं पहुँच चुका, उसकी CSS ये आ चुकी. पैडिंग देते हैं इसको 10 पिक्सल, तो देखते हैं जैसे ही 10 पिक्सल दिया, तीसरा कॉलम नीचे आ गया, तो मतलब विड्थ थोड़ी कम कर दें भी. विड्थ ये नहीं, विड्थ कम कर दी तो सेट हो गया. उसको थोड़ी सी हाइट भी दे देता हूँ मैं ना, ताकि थोड़ा सा ये अच्छा लगे. 200 पिक्सल इसको मैंने हाइट दे दी. ओके. और इसको मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर जो है ना वो देता हूँ, बॉर्डर देता हूँ मैं इसको राइट साइड से. बॉर्डर राइट साइड से कितना, 1 पिक्सल सॉलिड #FFF. ठीक है. और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं ताकि इसमें जो चीज़ भी आप लिखें वो सेंटर में आए. ठीक है. अच्छा, अब एंड वाला जो बॉर्डर है वो बुरा भी लग रहा है, और चूँकि 23% में हम चल रहे हैं, एक्यूरेट वो एंड तक चले. 24 करने पे नहीं, वो 24 करने पे वो नीचे चला गया, तो 24 करके ना हम पैडिंग कम करके देखते हैं. यहाँ पे हमारी पैडिंग एडजस्ट हो रही हो, बस यहाँ पे हमारा बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है. तो इस call-4 को हम क्या कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं, जो हमने पहले call-4 स्टाइल के अंदर लिखा हुआ है उससे. ठीक है. अब यहाँ पे एक nth CSS होती है. nth कहते हैं नंबर्स को, कि कितने नंबर वाली चीज़ की आप CSS करने लगे हैं. तो जो लास्ट कॉलम है ना हमारा, उसका बॉर्डर राइट हमने रिमूव करना है, लेकिन डायनामिक तरीके से करना है. तो उसके लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ जी. तो nth जो CSS होती है ना, वो क्या होती है, देखें रिलोड किया मैंने, तो ये राइट साइड पे आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है. तो डायनामिकली मैंने बॉर्डर रिमूव, एक तरीका तो ये है कि मैं इनलाइन CSS कर दूँ call-4 में. इनलाइन CSS कैसे कर दूँ कि जी, यहाँ पे मैं स्टाइल का टैग डालूँ जो कि ऑटोमेटिकली डल जाएगा फ्रंट एंड पे अगर मैं एलिमेंट स्टाइल पे करना चाहूँ. और बॉर्डर राइट साइड से, बॉर्डर राइट साइड से मैं 0 कर दूँ. देखिए जैसे ही बॉर्डर राइट 0 किया, यहाँ नज़र नहीं आ रहा ना बॉर्डर, और ये इन लाइन CSS हो गई, स्टाइल बॉर्डर राइट 0. लेकिन ये बुरा तरीका है, ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है. रीलोड करते हैं. प्रोफेशनल तरीका ये है कि call-4 को पकड़ें आप, ये आ गया. उसके बाद आप कॉलन डालें. कॉलन डालने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, कॉलन डालने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा nth लास्ट चाइल्ड, call-4 के अंदर ना जो हमारा लास्ट चाइल्ड है, लास्ट में भी बता सकते हैं नंबर आप. लास्ट वाला पहला, लास्ट से nth लास्ट चाइल्ड फ्रॉम, nth चाइल्ड फ्रॉम लास्ट, और फर्स्ट वाला उसको आपने क्या करना है, समथिंग इज रॉन्ग, कॉलन nth हाइफन लास्ट हाइफन चाइल्ड, और किस साइड से, लास्ट से फर्स्ट वाला, उसका आपने बॉर्डर राइट साइड से क्या करना है, 0 पिक्सल कर देना है. जैसे ये काम करेंगे आपका ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी HTML के अंदर कोई ख़राबी, कोई बुरा चीज़ इम्पैक्ट नहीं पड़ा. इसको सेव करते हैं, अब रीलोड करते हैं, तो देखा साइट पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है. इसी तरह हम कंटेंट के ऊपर भी लगा देते हैं. कंटेंट वाली हमारी ये डिव है, इसको हम बॉर्डर लगाते हैं 1 पिक्सल सॉलिड #FFF. लेकिन बॉर्डर हमने लगाना किस तरह से भाई, राइट साइड से. ठीक है, राइट साइड से. लेट्स सी ना. ओके जी, राइट साइड से बॉर्डर लगा चुके, 1 पिक्सल बॉर्डर बढ़ गया, तो अब साइड वाई को हमें थोड़ा सा मज़ीद जो है वो कम करना पड़ेगा.
ले ली। जैसे ही 26 किया सेट हो गई, तो साइड बार को आप कर देते हैं इंस्टेड ऑफ 27 26 कर देते हैं। ओके जी, ये आपका एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया है। आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में बनाना है, मल्टीपल इमेजेस यूज़ करने हैं, ठीक है, मल्टीपल चीज़ें यूज़ करनी है। अब मल्टीपल इमेजेस यूज़ करने का क्या एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ। वो हिंट क्या है? वो हिंट ये है कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग FP आइकन लिख लो, ठीक है, और फेसबुक का आइकन इमेज के तौर पर डाउनलोड कर लो, और यहाँ पे वो आइकन इमेज को लगा लो। उस इमेज के ऊपर भी ए टैग लग सकता है, एंकर टैग। देखें यहाँ पे अब कोई एंकर नहीं है ना, क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा ना, लेकिन आपकी सब वेबसाइटों में लोगो क्लिकेबल होता है। तो आप लोग क्या करो, आप ऐसा करो कि जहाँ पे आपका ये लोगो लगा हुआ है, इसके शुरू में आप ए टैग लगाओ, एक के अंदर आप हरफ बताओ। हरफ क्या है? लोगो पे होम पेज ही ओपन होता है, तो होम पेज हमेशा index.html पे होता है, हमारा भी index.html पे ही है। एंकर टैग क्लोज कर लो, एंड पे चले जाओ, पेस्ट कर दो, Ctrl+S करो, रीलोड करो। अब आप जब गूगल पे क्लिक करोगे, देखिए एक तो हैंड आइकन बना हुआ आ गया, कर्सर बना हुआ आ गया, क्लिक करें, रीलोड हो रहा है, पे रीलोड हो रहा है, रीलोड हो रहा है, और आपका index.html अगेन एंड अगेन ओपन हो रहा है। इसका एक और तरीका ये है, राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करें तो भी होम पेज ओपन हो रहा है। एक और तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन दबा लें और फिर क्लिक करें तो ये न्यू टैब में ओपन होता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है लिंक लग चुका है हमारा सक्सेसफुली। तो मुमकिन है कुछ चीज़ें रह गई हों, लेकिन जिसको ये चीज़ें समझ आ जाएँ, ये जितनी मैंने यहाँ पर बता दी हैं, तो बस वो पूरी एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो HTML CSS को इस्तेमाल करते हुए बना सकता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।